हेलो गाइस। ये हमारा ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 5। चैप्टर का नेम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन है क्या? आप ये देख के समझ सकते हो कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये पहला है नेचुरल, दूसरा है वेजिटेशन। नेचुरल हम किसी चीज़ को कब कहते हैं? जब वो बगैर ह्यूमन इंटरफेरेंस से कोई चीज़ हो रहा हो तो उसे हम नेचुरल कहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होगा? जिसमें विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो वेजिटेशन जो ग्रो कर रहा होगा तो उससे हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। अब यहाँ देख सकते हो लिख रहा है नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट लाइफ दैट ग्रोज नेचुरली इन अ रीजन विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड हैज़ बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. It includes forest, grassland, shrubs which adapt themselves according to climate, soil and relief. तो ये जो फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड है, श्रब्स है, इसे हम नेचुरल कब कहेंगे? जब इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। इसके आगे हमें देखने को मिल रहा विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पेसीज इंडिया ऑक्युपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। एशिया में चौथे नंबर पे है, किस हिसाब से? प्लांट डाइवर्सिटी के हिसाब से। और 10th प्लेस है वर्ल्ड में प्लांट स्पेसीज के हिसाब से, है ना। तो एशिया में कौन सा रैंक है इंडिया का? 4th। वो है प्लांट डाइवर्सिटी के हिसाब से। इसमें हमें आगे देखने को मिल रहा है कुछ की पॉइंट्स, जैसे में ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनडिस्टर्ब्ड है। आपको मैं ऊपर में बताया हुआ हूँ कि विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस ये ग्रो हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसे नेचुरल कहते हैं और इसे वर्जिन भी कहते हैं। डिपेंड्स मेनली ऑन क्लाइमेट एंड सॉइल, फॉर्म्स द बेस ऑफ इकोसिस्टम। आपको पता है कि किसी भी इकोसिस्टम का जो बेस है वो वेजिटेशन ही होता है ना। इसके आगे दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, मेंटेन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। आपको पता है कि कोई भी प्लांट जो है वो कंज्यूम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही बेसिक टर्म में आप समझना। और वो एक्सेल क्या करता है? ऑक्सीजन। तो इससे क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होगा। प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, ये आप समझना। आपको पता होगा कि जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा? जब प्लांट्स होंगे या वेजिटेशन होगा तो उससे सॉइल में इरोजन कम होगा। इरोजन कहने का मतलब कि मिट्टी कम कटेगी वहाँ पे, है ना। तो इससे क्या, इरोजन कम होगा। दूसरा क्या है? फ्लड्स। ये फ्लड्स को भी प्रिवेंट करता है। कैसे? जो वेजिटेशन होते हैं वो एज ए बफर काम करते हैं। जब भी किसी एरिया में फ्लड आता है तो जो वेजिटेशन होते हैं वो काफ़ी हद तक उसके इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं। उसके प्रेशर को, उसके जो इफ़ेक्ट है ना उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे क्या है, वो फ्लड में भी हमें बचाता है। रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड रेनफॉल। आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगा वहाँ पे बढ़िया रेनफॉल होगा, और इसके अपोजिट जहाँ पे कम वेजिटेशन होगा वहाँ पे मिनिमल रेनफॉल होता है ना। वेजिटेशन प्रोवाइड्स हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन जो है वो हैबिटेट भी प्रोवाइड करता है, मतलब घर भी प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ के लिए। सोर्स ऑफ टिम्बर है ये। फ्यूल है। आपको पता है कि आज भी गांव या फिर कई ऐसे जंगल हैं जहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे वो फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉडर है। आपको पता है कैटल्स और किसी जानवर के लिए वो क्या फॉडर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मेडिसिनल प्लांट में भी यूज होता है। आपको पता है तुलसी के बारे में। रॉ मटेरियल, कई इंडस्ट्री में जो वेजिटेशन है, जो वुड्स वगैरह हैं, वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, है ना। इसके आगे एक नोट दिया हुआ है। नोट में लिखा हुआ है द वेजिटेशंस विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजिनस स्पेसीज। वैसा स्पेसीज, वैसा वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन हो, जो इंडियन लैंड पे ही जो ग्रो कर रहा हो, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडेमिक बोलेंगे या इंडिजिनस स्पेसीज बोलते हैं। जो विद इन इंडिया ग्रो करे तो उसे हम बोलते हैं इंडिजिनस। इसके आगे हमें देखना फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, है ना। पहला इसमें दिया हुआ है, आप लाइन बाय लाइन समझना। पहला दिया हुआ रिलीफ। रिलीफ से वेजिटेशन कैसे अफेक्टेड है? रिलीफ में दो चीज़ें हैं, लैंड और दूसरा सॉइल। अब लैंड में आपको समझना है कि जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स में क्या सपोर्ट किया जाता है, प्लेन्स में किस तरह के वेजिटेशन ग्रो होते हैं। प्लेन्स में ग्रासलैंड होंगे और डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे, है ना। इसके अलावा जो प्लेट्यूज है जिसे हम हिंदी में पठार बोलते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे,
डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल। जिस हिसाब से रेनफॉल होगा उस हिसाब से वहाँ पे वेजिटेशन डिपेंडेंट होंगे, है ना। इसके आगे माउंटेन्स। माउंटेन्स शोज वेरिएशन इन वेजिटेशन विथ हाइट। ये आप समझो। आप इसे ऐसे समझना कि किसी भी हिली एरिया में जो सबसे नीचे का जो उसका बेस होगा, कहने का मतलब कि 1000 से 2000 मीटर के रेंज के आसपास जो वेजिटेशन ग्रो होगा उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, है ना। उसके ऊपर लाइक 3000 मीटर के आसपास जो वेजिटेशन ग्रो होगा उसे हम बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। ये मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके आगे पढ़ाऊंगा। जो सबसे ऊपर में होते हैं माउंटेनियस रीजन में, जो सबसे ऊपर होते हैं उसे हम बोलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन। तो ये लैंड के हिसाब से ये डिपेंडेंट होते हैं। इसके आगे हमें देखना है कि किस तरह के सॉइल में किस तरह के वेजिटेशन ग्रो होते हैं। जैसे आप समझ सकते हो एलुवियल जो होता है वो फर्टाइल होता है। तो एलुवियल एंड फर्टाइल सॉइल सपोर्ट डेंस वेजिटेशन। अब ये वेजिटेशन डेंस कब होगा? जब कोई भी जगह पे सॉइल जो क्या है वो फर्टाइल होगा। तो एलुवियल सॉइल आपको पता है कि फर्टाइल होता है, उसकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, तो वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होगा। सैंडी एंड रॉकी सॉइल जो कम फर्टाइल है, तो वहाँ पे क्या होगा? थॉर्नी श्रब्स होंगे, है ना। ये श्रब्स वगैरह क्या होते हैं इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से आगे बताऊंगा। इसके आगे जो दूसरा फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है वो क्लाइमेट। क्लाइमेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेचुरल वेजिटेशन। अब क्लाइमेट के भी कुछ कुछ पैरामीटर्स नीचे दिए हुए हैं, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को? किसी भी जगह पे आप समझ सकते हो कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहने का मतलब आपको पता है कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है? जहाँ पे सन का डायरेक्ट रे आता है। अगर ये अर्थ है तो ये जो रीजन है इक्वेटर के ऊपर नीचे, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पे क्या है? सन का डायरेक्ट रे आता है, तो इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। तो इस एरिया में क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होंगे। जिस जगह पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे लिमिट्स प्लांट ग्रोथ। जिस जगह पे टेम्परेचर कम होंगे उस एरिया में प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, है ना। इसके आगे है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड कहने का मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। अब जब भी किसी एरिया में ज़्यादा देर तक सनलाइट होगा तो वहाँ पे क्या है? रिच वेजिटेशन होगा। और जहाँ पे कम ड्यूरेशन है सनलाइट का तो वहाँ पे क्या है? वेजिटेशन की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिख रहा है लॉन्गर सनलाइट ड्यूरेशन सपोर्ट बेटर ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। कहने का मतलब कि जहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है वहाँ पे बेटर ग्रोथ होगा वेजिटेशन का, है ना। इसके आगे जो हमें देखना है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब बारिश। अब किसी भी एरिया में अगर हैवी रेनफॉल है तो अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे कैसा फॉरेस्ट होगा? डेंस फॉरेस्ट। किसी भी एरिया में थोड़ा उससे कम लाइक मॉडरेट अगर रेनफॉल हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा? डिसीडियस। आपको मैं बताऊंगा डिसीडियस फॉरेस्ट क्या है। लो रेनफॉल जहाँ पे कम बारिश होगी तो वहाँ पे क्या होगा? थॉर्नी फॉरेस्ट होगा या फिर ग्रास लैंड होगा, वहाँ पे ट्रीज नहीं होंगे। तो ये है प्रिसिपिटेशन। इसके आगे जो हमें देखना है इस चैप्टर में वह टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके कितने टाइप्स हैं? इंडिया हैज़ 5 मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कहने का मतलब कि इंडिया के 5 मेजर टाइप्स हैं नेचुरल वेजिटेशन के। इसे हम टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर लेंगे सारे को। पहला में यहाँ पे दिया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहले आप इस वर्ड को ब्रेक करो, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कहने का मतलब क्या है? आपको पता है कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल एरिया में लोकेटेड है। तो पहला तो ट्रॉपिकल आप इस तरीके से समझ सकते हो। दूसरा एवरग्रीन, कहने का मतलब कि ये राउंड द ईयर ये ग्रीन होगा। इसके जो लीव्स होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते, मतलब इसमें पतझड़ नहीं आता है। तो इस वजह से इसे हम एवरग्रीन कहते हैं। फॉरेस्ट का मतलब आप जानते हो। तो आप इसे ब्रेक करके समझ सकते हो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसमें जो फीचर्स होंगे ट्रॉपिकल एरिया में जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उसके हिसाब से होगा। अब आप यहाँ पे फीचर समझो। ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट कहने का मतलब कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जिस जगह पे उसकी वजह से जो फॉरेस्ट जो ग्रो हो रहा है उसे हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। इसके आगे दिया हुआ ट्रीज डोंट शेड लीव्स एट द सेम टाइम। कहने का मतलब कि इसमें ना पतझड़ का मौसम कभी नहीं आता, जो डिसीडियस फॉरेस्ट में आता है, आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें पतझड़ का मौसम नहीं आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि राउंड द ईयर ये ग्रीन रहेगा। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ग्रीन होल ईयर, फॉरेस्ट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, है ना। ये चैप्टर में ऐसा कोई बहुत कंसेप्ट की चीज़ें दी हुई नहीं है आपको, लाइक बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है तो आप आंसर सही से लिख पाओगे।
इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन में पहला रेनफॉल। रेनफॉल आपको हम बताएं कि रेन फॉरेस्ट हम उसे ही बोलते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही हो, मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअली। कहने का मतलब हैवी रेनफॉल, तो 200 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा बारिश जिस भी जगह पे होगा तो वहाँ पे कैसा फॉरेस्ट होगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। टेम्परेचर, इसका जो लिमिट है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी होना चाहिए। वेजिटेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके? पहले तो कि बहुत डेंस होगा। आप इस इमेज में देख सकते हो, अब यहाँ देखो कितना ज़्यादा डेंस है। मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा घना है कि लाइक सनलाइट जो है वो डायरेक्टली वो लैंड पे भी नहीं आ पाते हैं। कई जगह ऐसे होते हैं इन रेन फॉरेस्ट में, है ना। तो ये पहले तो बहुत डेंस होगा, मल्टी लेयर्ड होगा। आप देख सकते हो कि ये लेयर्ड है यहाँ पे, है ना। कहने का मतलब कि कम हाइट वाले पौधे भी यहाँ पे हैं, उसके ऊपर जो पेड़ हैं वो हैं, इससे ऊपर कई जो बड़े पेड़ होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट 60 मीटर्स भी हो सकते हैं इन पेड़ के, है ना। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनका मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है? 60 मीटर तक भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि कुछ पेड़ इसके ऊपर भी चली जाती है उनकी हाइट। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ट्रीज ग्रो अप टू 60 मीटर्स और मोर। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं इस रीजन के, इवोनी, महागोनी, ये सब आपको याद रखना है। इसमें कोई कंसेप्ट नाम का वैसा कुछ मतलब खास है नहीं। इवोनी है, महागोनी है, रोजवुड, रबर, सिंकोना। तो ये क्या है? ये वहाँ पे सारे ट्रीज़ हैं। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में किस किस जगह पे ये पाए जाते हैं? पहले तो वेस्टर्न घाट। आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो साउथ वेस्ट जो मानसून है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इस वजह से वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वेस्टर्न घाट्स में। तो आपको यहाँ पे पता है कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल जब भी होगा किसी जगह पे, तो उससे क्या होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट में क्या होना चाहिए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट आप कह सकते हो। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। आपको पता है कि ये जो दो आइलैंड है वो इक्वेटोरियल एरिया के आसपास लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ट्रॉपिकल एरिया में लोकेटेड है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, है ना। असम, मेघालय एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। आपको पता है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त बारिश करवा रहा होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। ये बहुत ही स्लाइटली आपको लाइक याद ही करना है बहुत, मैं इसलिए बस थोड़ा बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक लिंक मिल सके, है ना। ये आपका यहाँ पे इमेज हो गया, आप देख लेना थोड़ा अच्छे से। इसके अलावा जो दूसरा हमारा टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ये ध्यान सब समझना। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को ही हम कहते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। इसके फीचर्स क्या हैं ये भी आपको याद रखना कि ये भी ट्रॉपिकल है। उसके आगे आप इसके फीचर समझो। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो कौन सा है? ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है। ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर। ये आप समझो। जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं। उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपीरेशन। इसमें होता क्या आपको पता होना चाहिए। ये 6 7 के साइंस का कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक सा टर्म है। इसमें क्या होता है? जो लीव्स होते हैं, जो प्लांट के लीव्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मॉइस्चर को, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होते हैं उससे वो क्या करते हैं? रिलीज आउट करते हैं इवेपोरेशन के थ्रू। तो इससे क्या हो जाता है? वो जो प्रोसेस होता है उस वजह से क्या है? मॉइस्चर का लॉस है प्लांट से। आप समझो कि मॉइस्चर का लॉस हो कहाँ से रहा है? लीव्स से। तो अगर लीव्स होगा नहीं तो मॉइस्चर का लॉस भी थोड़ा उसको होल्ड किया जा सकता है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो जो पत्ते होते हैं उन्हें वो फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो ट्रीज शेड लीव्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर, ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो पाए अच्छे से। तो इससे क्या होगा? वहाँ पे जो मॉइस्चर का लॉस है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? ट्रीज जो है वो ड्राई सीजन में भी जिंदा रह पाएंगे, है ना। यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है? 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। इसके आगे आपको समझना, यहाँ आओ। अब ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब कि जिस जगह पे ज़्यादा बारिश का अगर अवेलेबिलिटी है तो वहाँ पे क्या होगा? मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट होगा। और जिस जगह पे कम वाटर होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ड्राई डिसीडियस होगा। तो ये दो टाइप हैं। ये दो क्या हैं? टाइप हैं। पहला है मॉइस्ट डिसीडियस और दूसरा ड्राई डिसीडियस। मॉइस्ट का मतलब क्या है? कि जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहा हो। ये देखो अब रेनफॉल यहाँ पे कितना है? 100 से 200 सेंटीमीटर। और ड्राई डिसीडियस में क्या है रेनफॉल?
70 से 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे फॉरेस्ट क्या होगा, डेंस होगा। और जहाँ पे कम बारिश हो रही होगी वहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट लेस डेंस होगा। किसके हिसाब से, किसके कंपेरेटिवली, मॉइस्ट डिसीडियस के कंपेरेटिवली। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं उसमें टीक है, साल है, शीशम, बैम्बू, सैंडलवुड। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे कि नोटिस कर सकते हो कि ये जो स्टेट्स हैं वो ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो ड्राई डिसीडियस में इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो भी टीक, सॉल, नीम, पीपल। इसके जो एनिमल्स हैं ड्राई डिसीडियस में वहाँ लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, ये सब हो गए प्लांट्स और ट्रीज। इसके अलावा आप जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि ये कहाँ पाया जाने का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी, दूसरा एमपी और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। आपको एक कंसेप्ट में कल भी बताया था, पिछले चैप्टर में आप देख लेना क्लाइमेट के चैप्टर में, उसमें बताया था कि जो बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो जब इंडियन पेनिनसुला पे बारिश करवाती है तो उसकी वजह से जो ईस्ट से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल कम होता जाता है उस तरफ से। जैसे अगर हम वेस्ट बंगाल में तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, उसके आगे अगर हम बिहार झारखंड में जाएंगे तो वहाँ पे उससे कंपेरेटिवली कम बारिश होगी। फिर यूपी अगर हम जाते रहे इंटीरियर तो उससे और कम बारिश होगी। तो आप ये देख सकते हो कि जो मॉइस्ट डिसीडियस है वो ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा प्रिवेलेंट है, यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और जो ड्राई डिसीडियस है वो कंपेरेटिवली वेस्टर्न स्टेट्स में, या कह सकते हो आप नदर्न स्टेट्स में। बस एक आपको रिलेटिव टर्म मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा मतलब याद रख सको इन सब चीज़ों को, है ना। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये डिसीडियस फॉरेस्ट भी, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हमारा खत्म हो गया। इसके आगे हमें जो देखना है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। आप नाम से ही समझ सकते हो कि थॉर्नी फॉरेस्ट है, कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होगी। इसके फीचर्स पहले हम देख लेते हैं। फाउंड इन ड्राई एंड एरिड रीजन, ये ड्राई और एरिड एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, इसमें ट्रीज जो होंगे स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है कम अवेलेबल है। तो इस वजह से क्या है, प्लांट को कम मतलब बारिश वहाँ पे हो रहा है तो कम वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है। तो जब पौधों को, पेड़ को जब कम वहाँ पे पानी मिलेगा तो क्या होगा, वो स्कैटर्ड होंगे। इसके आगे जो दिया हुआ है वो है लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। आप ये समझो कि इसके जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में डीपली पेनिट्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें जब जितना अंदर ये जाएंगे आपको पता है कि उतना ज़्यादा मॉइस्चर मिलने का चांसेस बढ़ेगा। तो जब इनका रूट अगर लंबा होगा, बहुत डीपली पेनिट्रेट करेगा, तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर इन्हें ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये मतलब ये लाइव रह पाएंगे, है ना। लीव्स आर स्मॉल और चेंज्ड इनटू थॉर्न्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। अब ये समझो कि जितना बड़ा लीव होगा, जितना बड़ा ही लीव्स होंगे या फिर जितना बड़ा पत्ते का साइज होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर ट्रांसपीरेशन होगा। तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। तो प्लांट का जो लाइफ है वो काफ़ी अफेक्टेड हो जाएगा उस चीज़ से, है ना। तो इस वजह से जो लीव्स होते हैं स्मॉल होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये वाटर का जो लॉस है ये कम कर पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, लेस देन 70 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट इसके प्लांट क्या क्या हैं, बबूल है, अकेसिया है, खैर है, कैक्टस, डेट पाम है। एनिमल्स यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, रैट्स, माइस, रैबिट एंड फॉक्स, ये हैं एनिमल्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया में, राजस्थान ऑफ कोर्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे होगा, गुजरात, वेस्टर्न एमपी है, ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। मतलब सीधा आप ये समझो कि जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे क्या होगा, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट होंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। तो हमारा 3 तरह का वेजिटेशन कवर हो चुका है। पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और तीसरा था ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट। इसके आगे हमें 2 टाइप ऑफ फॉरेस्ट और करने हैं, एक माउंटेन फॉरेस्ट है, दूसरा मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, है ना। तो ये सब हम आगे क्लास में करेंगे। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयरिंग दिस वीडियोज एज वेल।